मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज का अपना टॉपिक है रूल्स ऑफ एजेंसी। एजेंसी के नियम। एजेंसी के दो आधारभूत नियम होते हैं, दो सिद्धांत होते हैं। जैसे पहला, एक व्यक्ति जो स्वयं कार्य कर सकता है एजेंट के द्वारा भी करवा सकता है। यानी कि पहला नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वयं किसी कार्य को कानूनी रूप से कर सकता है वह उसे किसी एजेंट के माध्यम से भी करवा सकता है। किंतु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। यानी नियम तो ये कहता है कि जो कार्य वो खुद कर सकता है वो एजेंट के द्वारा भी करा सकता है, पर इसके कुछ अपवाद का मतलब कि कुछ इस प्रकार के कार्य होते हैं जिसे वह स्वयं ही कर सकता है, एजेंट के द्वारा नहीं करवा सकता है। तो इस नियम के अपवाद हैं। जब कोई कार्य व्यक्तिगत प्रकृति का है जिसको करने में उस व्यक्ति के व्यक्तिगत चातुर्य या प्रतिभा या विश्वास आदि की आवश्यकता होती है, उस कार्य को किसी एजेंट के माध्यम से नहीं करवाया जा सकता है। जैसे शादी करना या पुस्तक लिखने का कार्य, ये कार्य ऐसे हैं जिसे स्वयं प्रधान को ही करने होते हैं। जब कोई कार्य कानूनी प्रावधानों अधिकारों के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष या पदाधिकारी के द्वारा ही संपन्न किया जाना अनिवार्य हो, जैसे कंपनी के अंशों के आवंटन का वैधानिक अधिकार संचालन मंडल को ही होता है, तो इस कार्य को भी किसी अन्य द्वारा नहीं करवाया जा सकता है। तो इस तरह से कानूनी प्रावधान और अधिकारों के अनुसार कोई भी व्यक्ति विशेष जो कि किसी पद पर है तो उसका कार्य भी स्वयं प्रधान के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा जो इसका सिद्धांत है, जो कोई व्यक्ति दूसरों के माध्यम से कार्य करता है स्वयं ही करता है। वॉट एवर अ पर्सन डज थ्रू अनदर डज बाय हिमसेल्फ। एजेंसी का एक नियम यह है कि जो व्यक्ति दूसरों से कार्य करवाता है वह कार्य स्वयं उसके द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। यानी एजेंट के कार्य प्रधान के कार्य ही माने जाते हैं। एजेंसी की कसौटी, टेस्ट ऑफ एजेंसी। किसी व्यक्ति को एजेंट कहकर संबोधित करने मात्र से कोई भी व्यक्ति एजेंट नहीं बन जाता है। यदि हम उसको कहते हैं कि ये एजेंट है मेरा, या वो कहता है मैं उस प्रधान का एजेंट हूं, तो केवल कहने मात्र से कोई भी व्यक्ति एजेंट नहीं बन जाता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का एजेंट है अथवा नहीं, यह निर्धारित करने के लिए उन दोनों व्यक्तियों के बीच के संबंधों को निम्नांकित मापदंडों पर परखना होगा। कौन से मापदंड? क्या वह व्यक्ति अपने प्रधान की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत है या नहीं, यानी कि प्रधान की तरफ से वो कार्य कर सकता है या नहीं, उसके लिए उसे नियुक्त किया है या नहीं। दूसरा, क्या वह व्यक्ति तृतीय पक्षकारों के साथ अपने प्रधान के अनुबंधात्मक संबंध स्थापित कराने के लिए अधिकृत हैं अथवा नहीं। यानी कि एजेंट जो अनुबंध करेगा तृतीय पक्षकार के साथ प्रधान और तृतीय पक्षकार के मध्य, तो उस तृतीय पक्षकार के लिए भी एजेंट क्या उससे संबंधित कार्य कर सकता है या नहीं, उसके लिए उसे अधिकृत किया गया है या नहीं। तो इन मापदंडों के आधार पर ही यह माना जाएगा कि वह किसी व्यक्ति का एजेंट है या नहीं। तो यदि इन दोनों मापदंडों का उत्तर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो उन दो व्यक्तियों के बीच एजेंसी कही जाएगी, अन्यथा नहीं। फिर है एजेंट के अधिकारों का विस्तार, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। एजेंट जब अपने अधिकारों की सीमा के अंतर्गत कार्य करता है तो प्रधान उन सभी कार्यों से बद्ध होता है, यानी उन सभी कार्यों से बंधा हुआ होता है, और तृतीय पक्षकार प्रधान को उन सभी कार्यों से बाध्य कर सकता है, उन सभी कार्यों को करने के लिए बाध्य कर सकता है। तो ऐसे में प्रधान की अन्य या तृतीय पक्षकारों के प्रति दायित्व की सीमा एजेंट के अधिकारों की सीमा से ही जुड़ी हुई होती है। एजेंट के अधिकारों की सीमा को हम निम्नांकित अधिकारों से निर्धारित कर सकते हैं। जैसे
वास्तविक अधिकार, रियल या एक्चुअल अथॉरिटी। वास्तविक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी एजेंट को स्पष्ट रूप से प्रधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऐसे अधिकार स्पष्ट अथवा गर्भित रूप से प्रदान किए जा सकते हैं। धारा 186 सेक्शन 186 इस प्रकार के एजेंट के वास्तविक अधिकारों को निम्नांकित से निर्धारित किया जा सकता है। प्रधान द्वारा एजेंट को प्रदत्त स्पष्ट अधिकार और प्रधान के आचरण द्वारा एजेंट को प्रदत्त गर्भित अधिकार। तो स्पष्ट है कि स्पष्ट अधिकार प्रधान द्वारा लिखित या मौखिक रूप से प्रदान किए जाते हैं और गर्भित अधिकार वे अधिकार हैं जो एजेंट को प्रधान अपने आचरण या अपने व्यवहार या विद्यमान परिस्थितियों से उसे प्राप्त होते हैं। तो एजेंट के गर्भित अधिकारों को प्रधान के आचरण, परिस्थितियों और व्यापार की परंपराओं या प्रथाओं के आधार पर निर्धारित या ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से प्रकट या दृश्यमान अधिकार, ऑस्टेंसिबल और एपेरेंट अथॉरिटी। एजेंट के अधिकारों की सीमा उसके दृश्यमान या प्रत्यक्ष अधिकारों से भी प्रभावित होती हैं। दृश्यमान अधिकार वे अधिकार हैं जो दूसरों को दिखाई देते हैं या अनुभव होते हैं, जबकि वास्तव में वे अधिकार एजेंट को प्राप्त नहीं होते हैं। दृश्यमान अधिकार प्रधान द्वारा एजेंट को दिए नहीं जाते हैं, किंतु प्रधान अपने आचरण एवं शब्दों से बाध्य पक्षकारों को यह विश्वास करवा देता है कि एजेंट के पास वे अधिकार हैं जो प्रत्यक्ष दिखते हैं। कभी कभी इस प्रकार के जो दृश्यमान अधिकार हैं वो किसी एजेंट के पद या स्थिति से भी जुड़े होते हैं तथा प्रकट होते हैं। ऐसी स्थिति में एजेंट द्वारा दृश्यमान अधिकारों की सीमा में किए गए कार्यों के लिए भी प्रधान यानी प्रिंसिपल तृतीय पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी हो जाता है, यदि तृतीय पक्षकारों ने सद्भावना से कार्य किए हो। किंतु ऐसे अधिकारों के अधीन किए गए कार्यों से एजेंट प्रधान के प्रति यानी मालिक के प्रति स्वयं उत्तरदायी बना रहता है। थर्ड है संकटकालीन अधिकार, अथॉरिटी इन इमरजेंसी। एजेंट अपने प्रधान को संकटकालीन परिस्थितियों में हानि से बचाने हेतु कार्य करने का अधिकार रखता है, किंतु एजेंट को संकट काल में अधिकारों का उपयोग ठीक उसी प्रकार करना चाहिए जैसे कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति वैसी ही परिस्थितियों में अपने निजी मामले में सामान्यतः करता है। जैसे अहमदाबाद से अमर कुछ माल जयपुर में जितेंद्र को भेजता है तथा लिखता है कि इसमें से आधा माल वह देवेंद्र को दिल्ली भेज दे। जब माल जयपुर जितेंद्र के पास पहुंचता है तो वह माल खराब होने की स्थिति में आ जाता है। तो वह यह सोचता है कि यदि माल देवेंद्र के पास दिल्ली भेजा गया तो वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा, यानी कि वो माल खराब हो जाएगा। तो जितेंद्र जयपुर में ही उस माल को बेच देता है। यहाँ उसे यह अधिकार संकटकालीन परिस्थितियों के कारण मिला है, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंतर्गत अगर वो एजेंट माल को भेजता है दिल्ली तो वो खराब होगा, उसका कोई भी जो मूल्य है वो प्राप्त नहीं होगा। तो वो अपने विवेक के आधार पर उस माल को वहीं यानी जयपुर में ही बेच देता है, यह मानते हुए कि यह अधिकार उसको प्रधान के द्वारा संकटकालीन परिस्थितियों के लिए दे रखे हैं। किंतु एजेंट संकटकालीन स्थिति में अधिकारों का उपयोग कुछ शर्तों के अनुरूप ही कर सकता है। जैसे एजेंट संकट के समय अपने प्रधान से संपर्क कर आवश्यक निर्देश या आदेश प्राप्त कर संकट का समाधान करने की स्थिति में नहीं रहा हो तो वो उसे आदेश या निर्देश ले सकता है। एजेंट ने संकट के समय कोई कार्य प्रधान को हानि से बचाने के लिए किया हो तब भी वो उसे अधिकार है कि वो उस अधिकार को अपना समझकर पूरा कर सकता है।
एजेंट ने अगर संकट के समय सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की तरह कार्य किया हो और एजेंट द्वारा किया गया कार्य एजेंसी व्यवसाय से संबंधित हो एवं उसे व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में किया हो। तो इस संबंध में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि एजेंट को संकटकालीन परिस्थितियों में भी कुछ ऐसा अवसर मिल सकता है जिसमें वह अपने प्रधान से निर्देश प्राप्त कर सकता है, तो एजेंट को उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए तथा संकटकालीन परिस्थितियों में कार्य करने के लिए प्रधान से निर्देश प्राप्त कर लेना चाहिए। तो यदि एजेंट अपने पास अवसर तथा समय होते हुए भी प्रधान से निर्देश नहीं प्राप्त करता है, तो वह एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न एजेंट के अधिकारों का विस्तार है या उनकी सीमा है और इन सीमाओं में रहकर कोई भी एजेंट अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सकता है। थैंक्स।